Hello student, welcome to my channel Literature for Everyone. Today we will discuss the Frantz Fanon basic concept about the black consciousness and negritude theory. First of all, I will tell you about the background of the Frantz Fanon. He was Negro, psychiatrist, French critic and most influential figure in the post-colonial literature in 20th century. If we will talk about the famous work द रिचर्ड ऑफ द अर्थ एंड द ब्लैक स्किन एंड द वाइट मास्क, जिसकी वजह से इसने फेम और पॉपुलैरिटी गेन की। यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर मुख्तलिफ जो कंसेप्ट थे जो ब्लैक कॉन्शियसनेस के हवाले से फ़ेनॉन ने पेश किए उसके हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे और जिसे हम मुख्तलिफ टेक्स्ट पर अप्लाई करके हम एप्लीकेशन जो है कर सकते हैं। फ्रांस फ़ेनॉन जो था बेसिकली वो पहला बंदा था जिसने कॉलोनियल डिस्कोर्स को लेके आया और उसने साइकोलॉजी के टॉपिक को टच किया कि किस तरीके से कॉलोनाइजेशन जो होती है ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन माइंड को अट्रैक्ट करती है, किस तरह अफेक्ट करती है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। और इसने ये भी डिस्कस किया कि बाइनरी अपोजिशन एग्जिस्ट कर रही होती है सेटलर के दरमियान और नेटिव के दरमियान। जो सेटलर्स होते हैं वो बेसिकली कॉलोनाइज़र हैं, नेटिव जो होते हैं कॉलोनाइज्ड पीपल हैं। कॉलोनाइज़र दे ट्राई टू पोर्ट्रेट द कॉलोनाइज एज सेवेजेस एंड प्रिमिटिव। वो यही हमेशा कहते रहते हैं उनके नज़दीक कॉलोनाइज जो लोग हैं दे आर इवल अनसिविलाइज्ड पीपल, जिनको कोई तमीज़ नहीं है, जंगली लोग हैं, समथिंग लाइक दैट। कॉलोनाइज़र हमेशा कॉलोनाइज्ड को यही अज्यूम करता है और इसी तरह जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं या मुख्तलिफ लैंड्स पे उन्होंने जब उनको ऑक्यूपाइड किया तो यही कॉन्सेप्ट इसी नारे के से उन्होंने एफिलिएट किया कि वाइट मैन सिविलाइजेशन, या आप कह सकते हैं रूडयार्ड किपलिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना कि हम आए हैं इसलिए ताकि हम लोगों को तहज़ीब सिखा सकें, एक नया कल्चर लेके आएँ, एक नया एजुकेशन स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, और ये सारी की सारी चीज़ें वाइट मैंस बर्डन के नाम से उन्होंने स्लोगन को रिप्रेजेंट किया, जो कि एक अहम आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी के हवाले से वो इसको उसकी प्रीचिंग करते थे। जब वो मिशनरी मुख्तलिफ लैंड्स में जाते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका में जाते थे, कीनिया में जाते थे, वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे ट्राइब्स को जब अट्रैक्ट कर रहे होते थे तो अपनी जो है इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर करते थे, वहाँ के जो कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। और जब वो कल्चर को अंडरस्टैंड कर लेते थे, वहाँ के लोगों की थॉट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ किस तरह, सबसे पहले लैंग्वेज के थ्रू। तो ये वो एक तरीक़ाकार था जिसकी वजह से वो एंटर होते थे मुख्तलिफ़ कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर और फिर उन्हें कॉलोनीज़ अपनी बनाते थे। इसी तरह जो कॉलोनाइज था वो फ़ेनॉन कहता है कि जो कॉलोनाइज लोग हैं उनका भी एक कॉन्सेप्ट है कॉलोनाइज़र के बारे में। वो कहते हैं कि ये होते ही करप्ट लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकली इफेक्ट ये पड़ा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कॉलोनाइज लोग थे उन्होंने इसे एज अ ट्रूथ के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो हैं पैदा ही सर्विट्यूड के लिए, खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं कॉलोनाइज़र की। दे आर सुपीरियर एंड वी आर इन्फीरियर। और इसी वजह से जो ब्लैक लोग हैं दे ब्लैक स्किन पीपल लॉस देयर सेंस ऑफ सेल्फ, हु आर दे, डिस्ट्रॉय देयर आइडेंटिटी एज होल। एज अ कम्युनिटी जो मुख्तलिफ ब्लैक लोग थे मुख्तलिफ जगहों पे, अफ्रीका में, अमेरिका में, कनाडा, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जहाँ भी आबाद थे जो ब्लैक लोग थे उन्होंने इस इन्फेरिटी कम्प्लेक्स की वजह से अपनी जो एक यूनिटी थी ना उसको लॉस्ट कर दिया, होलनेस, इंटीग्रिटी, अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको जो है उसे जो है लॉस कर दिया। वो कहते हैं कि ये दे ट्राई टू सी देयर सेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर वाइट मैन्स आइडियोलॉजी। उन्होंने ख़ुद की आइडेंटिटी को लॉस किया और वैसे ही सोचना शुरू कर दिया जैसे कि वाइट मैन लोगों ने उन पर जो डिस्कोर्स जो आइडियोलॉजी के सूरत में इम्पोज किया। अब अगर आप एक प्ले है डेरिक वॉलकॉट का ड्रीम ऑन मॉन्की माउंटेन, आप वो पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ वो जो मिकाक था, मिकाक एक प्रोटैगनिस्ट था उस प्ले के अंदर, तो वो क्या कर रहा होता है, वो अपनी जब उसे कॉर्पोरल लेस्ट्रेट उससे क्वेश्चन करता है हु आर यू, तो वो आगे से रिप्लाई नहीं करता, वो कहता है आई एम टायर्ड। तो बेसिकली वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जो अपनी आइडेंटिटी है, अपने जो अपनी लैंग्वेज इनफॉर्मल यूज़ कर रहा होता है, अपनी लैंग्वेज लॉस कर जाते हैं, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स। और किस तरह मेकाक जो था उस प्ले के अंदर अपने आप को वाइट करने के लिए एक वाइट विच की तलाश में था जो कि उसे साल्वेशन या निजात
देती. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट विच विल ऑलवेज कम इन द माइंड ऑफ द ब्लैक पीपल. और वो कहते हैं कि वो जैसे उसके ऊपर फेमस वर्ड्स हैं कि वी आर ब्लैक, वी आर रैप्ड इन द ब्लैक एयर्स, वी आर द शेडोज़, और इस तरह के वो जो वर्ड्स था वो इस्तेमाल करता था. और अपनी ब्लैकनेस की वजह से द पीपल स्पेशली द कैरेबियन लैंड्स के जो लोग हैं क्या करते थे कि वो कॉलोनाइज़र के कल्चर को, उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी एजुकेशन सिस्टम को सुपीरियर समझते, फॉलो करते थे, ऑल्दो कि वो इंडिपेंडेंस गेट कर चुके थे. कैरेबियन आइलैंड्स कि जो स्पेशली जो कैरेबियन आइलैंड्स थे ये ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ के लोगों का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा डिवर्सिफाइड है, हेट्रोजीनियस है. मीन के मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटिशर्स हैं उन पर अगर उन्होंने हुकूमत की है तो उसके असरात जो थे वहाँ के कल्चर को जो थे उन्होंने डाइवर्स कर दिया था. इसी तरह आइडेंटिटी क्राइसिस का वो शिकार हुए. वो कहते हैं डीकोलोनाइजेशन का उसने एक कंसेप्ट दिया फिनॉन ने कि डीकोलोनाइजेशन इज़ ऑलवेज अ वायलेंट इवेंट. बेसिकली डीकोलोनाइजेशन क्या होती है कि आप एक बंदे को, ये कहते हैं नेटिव लोगों को कि दे वांट टू फ्री देयर सेल्फ फ्रॉम द इन्फेरिटी कम्प्लेक्स. वो लोगों को लिबरेट करते हैं अपने उनकी पैसिव स्टेट से. हकीकत वो कहता है कि वो एक सेक्रेटरीज भी था और उसने ये कहा था कि दरअसल इन्फेरिटी कम्प्लेक्स उनके अंदर इस तरह इम्पोज कर दिया जाता है कंटिन्यूसली डिस्कोर्स के थ्रू, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके माइंड को इस हद तक इफ़ेक्ट कर दिया जाता है कि वो अपने आप को एज ए ईवल के तौर पर, एज अ ब्लैक कलर को एज अ सिन के तौर पर, इमोरलिटी के तौर पर, या फिर वो एज अ अगलीनेस के तौर पर एक्सेप्टेंस ही कर लेते हैं. और इसी तरह अगर आप अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर देखें तो मलाटो लोग जो होते हैं, दीज आर द पीपल हु आर द मिक्स ब्रेड पीपल. अक्सर ये होता है क्रॉस मैरिजेस हो जाती हैं वाइट लोग और ब्लैक लोगों की कम्बिनेशन से. मलाटो जो चिल्ड्रन पैदा होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब उन्होंने होलनेस को उसको लॉस किया तो होलनेस, जब उनकी इंटीग्रिटी भी लॉस हो गई, उनकी होलनेस एज अ कम्युनिटी, उनकी यूनिटी जब ख़त्म हो गई तो उन्होंने क्या कर दिया, वो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स कि खुद ही वो अपने लोगों से नफ़रत करने लगे और वाइट लोगों को वो लाइक करना शुरू हो गए. तो कहते हैं ये वो सारा पीछे उससे बैकग्राउंड में वो कहता है वो कि इट्स ऑलवेज जो है ना आइडियोलॉजी के थ्रू उन्होंने किया. उन्होंने ऐसा लिटरेचर क्रिएट किया, जैसे इंग्लिश राइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या करते थे, जो जितने भी कॉलोनाइजर्स थे जब कॉलोनीज़ में कन्वर्ट करते थे लैंड्स को तो उसके बाद पेपर्स को पब्लिश करते थे. वो अपनी रीजनिंग देते थे, अपने जस्टिफाई करते थे अपने रूल को. उन जैसे अफ्रीकन कंट्री जैसे कॉन्गो रीजन था अफ्रीका का, तो वहाँ पे अगर फ्रेंच लोग वहाँ पे आए तो उन्होंने फिर पब्लिकेशंस करते कि हम राइट हैं. सो बेसिकली वो कहता है कि इन रियलिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड सच एग्जांपल ऑफ वायलेंस बीइंग यूज्ड एज अ सक्सेसफुल क्लिनजिंग फॉर. अगर किसी भी शख्स को कम्प्लीटली ख़त्म करना हो, उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म करना हो, तो इससे ज़्यादा डीकोलोनाइजेशन से ज़्यादा कहते हैं ना सबसे ज़्यादा वायलेंट और सबसे ज़्यादा डेंजरस वेपन कोई नहीं है जो कि कॉलोनाइज़र इस्तेमाल करते हैं कॉलोनाइज्ड के अगेंस्ट. सेकंड ये है कंट्रीब्यूशन टू डीकोलोनाइजेशन. उसने रिचर्ड ऑफ अर्थ को अगर आप पढ़ें फेनॉन की बुक को तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि किस तरीके से वो रिचर्ड ऑफ अर्थ के जो मिडिल क्लास लोग हैं और स्पेशली वो कंट्रीज़ जो कि कॉलोनाइज़र से आज़ादी हासिल कर चुके होते हैं वो लेविशली फ़ॉलो करते हैं कॉलोनाइज़र का कल्चर. वहाँ के बड़े बड़े महलात तामीर करना. अब जैसे पाकिस्तान को देखें, बेसिकली देखें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 हमारे यहाँ एक एलीट क्लास डेवलप हुई और वो क्या उसी लेविश स्टाइल को फॉलो करती है जो कि ब्रिटिशर्स को बेसिकली दे ट्राई टू पोर्ट्रे देयर सेल्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉलोनाइज़र. जैसे अब अगर हम बात करते हैं भुट्टो फैमिली की बात करें इन पाकिस्तान, तो बेसिकली दे जस्ट वांट टू प्रेजेंट देयर सेल्फ एज अ गुड सर्वेंट ऑफ अमेरिकन्स. बेसिकली अपने आप को एक स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आके फिट होता है. सो डीकोलोनाइजेशन, कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड के जो रिलेशनशिप होता है ना, हमेशा आप उसे किसी भी जगह एप्लीकेशन कर सकते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज़ जो है कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन हो रही होती है. सोसाइटी मर्द औरत, औरत मर्द, या फिर ह्यूमन बींग्स में जो सेम होमोसेक्सुअलिटी आ रही होती है, या आप कह सकते हैं अब मर्द औरतें, औरतें ये मर्द मर्द, इनके दरमियान भी कॉलोनाइजेशन का एक प्रोसेस चल रहा होता है. तो पूरा जो लेकिन इस हवाले से वो ब्लैक लोगों को ही फोकस करता है क्योंकि ये निग्रो था. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसमें उसने पार्टिसिपेशन की थी और उसने उसके हवाले से सेक्रेटरीज होने के हवाले से, तो वो कहता है कि क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट ब्लैक लोगों के बारे में फेमस होना शुरू हो गए कि
कि बेसिकली कि वो इम्पेयर्ड हैं, वो वाइट लोगों की तरह नॉर्मल लोग नहीं हैं, जेनेटिकली उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ नहीं हैं। इसी तरह अगर आप एडवर्ड सईद को देखें तो वो भी उसका भी कॉन्सेप्ट बाइनरी अपोजिशन का दे रहा है। तो बेसिकली जो वेस्ट जो है डिस्कोर्स क्रिएट यही उसने किया था कि जो वेस्ट लोग हैं दे आर सुपीरियर एंड ईस्ट इज़ इन्फीरियर। बेसिकली रीज़न इज़ दैट दे आर मोर डेवलप्ड। इस तरह डार्विन थेरी है, उसको भी आप देखें, वो कहते हैं हमने पहले डेवलप हुए, हम लोग प्रोग्रेसिव थे एज़ कम्पेयर टू ईस्ट, तो हमारे पास ये राइट है कि हम ईस्ट को कंट्रोल कर सकें। ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि बाइनरीज किस तरह क्रिएट की जाती हैं। ही इज़ अ पर्सन हु सिंगल आउट द डिस्कोर्स ऑफ साइको एनालिसिस। सेक्रेटरीज था साइको एनालिसिस को लेकर, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। बेसिकली वो माइंड के डिफरेंट जो आप कह सकते हैं लेयर्स को डिफाइन कर रहा है कि ह्यूमन माइंड कितना कम्प्लेक्स है और किस तरीके से जो आइडियोलॉजी हमारे इम्पोज की जाती है वो वही हमारे अंदर जो होती हैं हम उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मर्द और औरत के रोल, जैसे कि लकान कहता है बेसिकली जो मर्द और औरत के जो रोल होते हैं वो सोसाइटी डिफ़ाइन करती है। फॉर एग्जांपल औरत है तो उसे आहिस्ता बोलना चाहिए, मर्द है उसे जो है उसे इजाज़त है ऊंची बोलने की। सो बेसिकली दीज आर द पैरामीटर दैट आर सेट बाय द सोसाइटी। जेनेटिकली बोथ आर सेम। आप कह सकते हैं कि आप उनको उनके जो ब्रेन हैं सिमिलर हैं, लेकिन जो है हम आइडियोलॉजी जो बचपन से लेकर उनकी जो बर्थ तक जितने भी हैं हम आइडियोलॉजी इम्पोज करते हैं अपने बच्चों के अंदर अकॉर्डिंगली, या बॉय या गर्ल के तौर पर। तो बेसिकली यही फ़ेनॉन उसको हाईलाइट कर रहा होता है कि कितना ये सबसे ज़्यादा आइडियोलॉजी रोल प्ले कर रही होती है किसी भी इंसान की आइडेंटिटी क्रिएट करने के अंदर। फिर वो कहता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कहता है कि यहाँ पे इन ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, ब्लैक स्किन और वाइट, वो कहता है कि बहुत से इवन कि ये लोग ब्लैक इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स के शिकार होते हैं कि ये लोग इवन के जो ब्लैक आदमी होगा तो वो ब्लैक औरत से शादी करने को प्रेफरेंस नहीं देगा, वो एक मलाटो औरत को उसके मुकाबले में प्रेफरेंस देगा। और फिर ये भी बताता है कि किस तरीके से जो फ्रेंच लोग हैं they are portraying their self as a civilized people as compared to the Britishers। जो फ्रेंच है ऑल्दो कि उसने उसका बचपन जो था फ़ेनॉन का सारा फ्रेंच के साथ ही गुजरा था, लेकिन वो कहते हैं कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप जितनी अच्छी मर्ज़ी, जैसे कि वीएस नेपाल कहता है, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी इंग्लिश बोल लें, आप उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप एजुकेशन गेट कर लें, बट आप एक बात हमेशा याद रखें कि आप इंग्लिश मैन वाइट मैन तभी बनेंगे जब उस कंट्री के अंदर उनकी जो उस कंट्री के अंदर पैदा होंगे और उसी ब्रिड से बिलोंग करेंगे, अदरवाइज दिस सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट यू। इसी तरीके से वो यहाँ पे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का एक लेके आ रहा है कि वाइट डोमिनेटेड सोसाइटी मैनेज टू मेंटेन एंड परपेचुएट द पैटर्न ऑफ सब्जुगेशन नेगेटिव रेशियल स्टीरियोटाइप। वो कहता है जो ब्लैक लोग होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक दो तीन चीज़ों का, एक तो सब्जुगेशन का सामना करना पड़ता है, उन्हें दबाया जाता है, दूसरा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर देखें, अफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी है, देखें उनको वैसे प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते। कोविड के अंदर आप देख लें मेजॉरिटी पीपल दे आर बिलोंग टू द अफ्रो अमेरिकन पीपल, उनके जो लोअर वेजेस थी, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हासिल थी। तो ये वो चीज़ें थी जो कि क्रोमेटिक डिफरेंसेस, वो कहते हैं ब्लैक जो थे उन डिस्कोर्स के ज़रिए उन्हें कम्प्लेक्सेस का शिकार कर दिया गया। और फ़ेनॉन कहता है कि फ़ेनॉन कंटेंटेड द क्रोमेटिक डिफरेंसेस आर द मोस्ट कॉन्सिपिशियस आउटवर्ड इंडिकेशन ऑफ रेस वर मैनिपुलेटेड बाय डोमिनेंट कॉलोनाइजर एज ए सोल क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट। वो कहता है यही एक क्राइटेरिया है कि आप वाइट हैं ब्लैक हैं, यही क्राइटेरिया वो एक लेंगे, ब्लैकनेस को अगलीनेस से और वाइटनेस को वो वर्जिनिटी के साथ, ट्रुथ के साथ, जस्टिस के साथ एफिलिएट करेंगे। वो कहता है कि आप हमेशा याद रखें आपका कितना अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आप इकनॉमिकली कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप ब्लैक ही रहेंगे। आप जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं आपकी आइडेंटिफिकेशन ब्लैक ही रहेगी। आपके रिसोर्सेज, आपकी कैपेबिलिटीज़ वगैरह को ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इवन के जो अफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, इन्हें मलाटो लोगों को कुछ राइट्स हासिल हैं, उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक कम्युनिटी। इसी तरह
वो बात करता है कलर कोडेड रेसिज्म की, कि जो ब्लैक पिगमेंटेशन होती है उसकी वो किससे स्टैंड करता है, किस चीज़ का सिंबल है, और ब्लैक पीपल हु आर अनएबल टू चेंज द डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटस क्यू। और जो उन्होंने स्टेटस ड्राइव कर लिया ब्लैक लोगों को, अब आप जो मर्ज़ी कर लें, आप ब्लैक की कैटेगरी से नहीं निकल सकते। और जो वाइट डोमिनेटर्स हैं वो हमेशा एज ए सिंबल ऑफ एजेंट ऑफ अथॉरिटी और पावर कंसिडर करेंगे। वो कहते हैं ये जो सारा जो वो बता रहा है कि किस तरह कम्प्लेक्सेस जो है ब्लैक के अंदर क्रिएट किए जाते हैं आइडियोलॉजी के थ्रू, डिस्कोर्स के थ्रू। वो कहता है इट्स कॉल्ड द इंटरनलाइजेशन ऑफ नेगेटिव स्टीरियोटाइप ऑफ देयर स्किन कलर, कि उन्हें अपने कलर से ही नफरत होने लग जाती है। वो क्या करते हैं मोस्टली, इफ़ यू विल सी द एशियन पीपल, जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं दे आर वेरी फेमस। हर औरत जो चाह रही होती है अपने आप को वाइट करना चाह रही होती है, दरअसल ये वही कम्प्लेक्सेस हैं बिकॉज वंस वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हैं एंड वी सर्व दैम। सो हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है एशिया के अंदर, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह वो कहता है कि विच रिप्रेजेंट द ब्लैकनेस एज ए सिंबल ऑफ वाइस एंड डिप्रेविटी, हमेशा महरूमियत को, ब्लैक कलर को हमेशा महरूमियत से ही उसने एफिलिएट करना है। और वो कहता है और ब्लैक लोग इसी तरीके से बिहेव करते ही चले जाते हैं, अपने खुद ही अपने राइट्स को वायलेट करते रहते हैं। और आप कह सकते हैं सेल्फ कहते हैं ना, अपनी जो उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, और फॉल्स कॉन्शियसनेस का वो शिकार हो जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एपिडर्मलाइजेशन ऑफ इन्फेरिटी कम्प्लेक्स। आगे वो बात करता है इम्पैक्ट ऑफ वाइट डिस्कोर्स का क्या होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप ये चीज़ें क्रिएट किए तो सिचुएशनल नेरोसिस क्रिएट होते हैं ब्लैक लोगों के अंदर, ठीक है। और जो कि ब्लैक लोगों को उनकी जो इंडिविजुअलिटी जो अल्लाह ताला ने या गॉड ने जो उनको गिफ्टेड क्वालिटीज़ दी होती हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को इंजॉय नहीं कर पाते, और क्रिएटिविटी जो इनोवेशन की एबिलिटीज़ दी होती हैं वो सब का सब सारा का सारा टाइम वो इसी डिस्कोर्स को काउंटर करने में ही खर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अफ्रीका में देखें तो जैसे निगोगी है, ठीक है, चेन्वे एचबी है, दे आर डिफरेंट राइटर्स। और किस तरीके से इसी तरीके से आप देख लें सोमाली राइटर्स हैं, या वो दे ऑलवेज प्रेफर टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू देयर नेटिव लैंग्वेज। ऑल्दो के डिफरेंट ट्राइब्स हैं वहाँ, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट, रिच कल्चर है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी जो ब्लैक लोगों को एक एक्सेप्टेंस ही नहीं दी जा रही हो, तो उनकी बुक्स, उनका लिटरेचर, उनको वो कहते हैं ना, एक जिस तरीके से वाइट लोगों को फेम हासिल है वैसे उन्हें वो उस तरह की प्रेस्टीज ही नहीं दी जाती, तो वो मजबूर हो जाते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूटिलाइज़ करें, क्लोनाइज़र की लैंग्वेज को, और अपने आप को डिपिक्ट करें। सो बेसिकली इट्स ऑल द प्रोसेस ऑफ, जब कंटिन्यूसली आप किसी भी इंसान की सेल्फ इंटेरोगेशन, सेल्फ सर्विलेंस कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, वो कहता है फेनॉन कहता है इट्स अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जब आप किसी इंसान के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो ये साइकोलॉजिकली उसे इस हद तक इफ़ेक्ट कर लेते हैं, डी रैशनलाइज कर देते हैं, और डी नेचुरलाइज, जो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, और उसमें कम्प्लेक्सेस, या फिर आप कहते हैं ना इस साइड पर उसकी जो आप कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी होती है उस इंसान की, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जो फेनॉन है बेसिकली जस्ट वांट टू क्रिएट द कॉन्शियसनेस इन द ब्लैक पीपल थ्रू हिज वर्क, और बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द सेटलर एंड द नेटिव, colonizer and the colonized people, and इसी तरह ही डिस्कस द फर्दर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट गेज। वो कहता है कि जिस तरीके से वाइट लोग जो हैं ब्लैक लोगों को जिस नज़र से देखते हैं दैट इज़ सो हार्मफुल, इतनी ज़्यादा, कहता है वो कहते हैं जिस नज़रों से वो ब्लैक लोगों को देख रहे होते हैं बेसिकली उनको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वाइट लोगों की जो गेज़ है, वो जो देखने का अंदाज़ है, बेसिकली वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहा होता है, इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है, उनको डर्टी कंसिडर किया जा रहा होता है। रिजल्ट इज़ दैट सैरोगेट बॉडी विच हैज़ नो एग्जिस्टेंस प्रायर ब्लैक बॉडी एम प्रेजेंट इन द वाइट गेज, और जो ब्लैक लोग हैं वो उनकी आँख तक ही महदूद है। तो यही वो फोकस कर रहा है। वो कहते हैं कि हम ब्लैक कम्युनिटी को अपनी यूनिटी पर, इंडिविजुअलिटी पर, इंटीग्रिटी और होलनेस पर फोकस करना चाहिए, और जो डिस्कोर्स जो वाइट लोगों ने, वेस्ट ने क्रिएट किया है, जो कॉलोनाइज़र ने, जैसे फ्रेंच ने, ब्रिटिशर्स ने, जैसे इटालियन जो कॉलोनाइज़र थे जो सोमालिया पे उन्होंने ऑक्यूपाई किया, इसी तरीके फ्रेंच ने अफ्रीका के मुख्तलिफ कॉन्गो के रीजन्स पे किया, ब्रिटिशर्स ने इसी तरह करेबियन आइलैंड्स पे किया, एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया, इसी तरह ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ वगैरह पे जो
कॉलोनीज रही हैं वो सब के सब। तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि आपको अपने ऊपर यू हैव टू फील द प्राउड ऑन योर सेल्फ। एंड इन द colonial discourse color is basically owed with the Anglo-Saxon and white man faces not only the racial difference but also the culture inferiority, for example mulatto. I hope you understand this lecture. Thank you very much.